तो हेलो फ्रेंड, हम मध्य प्रदेश के संपूर्ण कोर्स की नेक्स्ट क्लास को लेकर आए हैं। आज से पहले भी हमारी कुछ क्लास हो गई है जिनमें हमने मध्य प्रदेश के इतिहास को सरल और आसान शब्दों में पढ़ा था। आप किसी भी एग्जाम को क्यों ना ले लीजिए, मध्य प्रदेश के इतिहास से एक या दो क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। इसलिए आप मेरी वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहले हम करते हैं पिछली क्लास का रिवीजन। रिवीजन क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है? रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें वो चीज पुरानी वाली याद रहना आवश्यक होती है। जैसे हमने कौन कौन से वंश पढ़े थे, तो हमने सबसे पहले अपना वकाटक वंश पढ़ा था एक, ठीक है ना। वकाटक वंश पढ़ा था, सातवाहन वंश पढ़ा था, ठीक है। सातवाहन के बाद कुषाण वंशी पहले कुषाण वंश पढ़ा था। इसके पहले कौन सा पढ़ा था? कुषाण, शाक, शुंग वंश हो गया, ठीक है। शुंग के बाद हमने कांड वंश पढ़ा था। कांड के पहले एक और मौर्य वंश पढ़ा था। इन सभी वंशों में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी? जैसे हमने वकाटक वंश ने कहां पे शासन किया था? तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, ठीक है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में किया था। और वकाटकों की और कौन की? वकाटक और किस वंश? गुप्त वंश की संबंध थे वो बहुत ही अच्छे थे। और गुप्त वंश में ही कौन सा? समुद्रगुप्त और कौन से? रुद्रसेन प्रथम के क्या थे? अच्छे संबंध थे। आज हम गुप्त वंश को और औलिकर वंश को पढ़ेंगे। इसके बाद सातवाहन वंश के संस्थापक हमने देखे थे, कौन सा हो जाएगा? सीमुख हो जाएगा, ठीक है। और सातवाहन वंश ने भी कहा शासन किया था? ये भी देखा था हमने, विदिशा वाले क्षेत्र में शासन किया था। इनने किस नाम के सिक्के चलाए थे? ये भी देखा था। कुषाण वंश ने सबसे पहले क्या देखा था? शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे? शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। इसका कौन महत्वपूर्ण शासक कौन हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा, जिसके समय हमने देखी थी कौन सी? चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी। शुंग वंश पहला ब्राह्मण वंश हुआ करता था। दूसरा ब्राह्मण वंश कौन सा? कांड वंश हुआ करता। मौर्य वंश के संस्थापक को देखा था हमने, कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्री कौन था? बिंदुसार था। और बिंदुसार के कितने पुत्र थे? तो बिंदुसार के हमने देखे थे 101 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र सुसीम हो जाएगा। और एक और पुत्र कौन था? अशोक, जो इसका एक महत्वपूर्ण पुत्र हो जाएगा। तो अशोक के बारे में हमने सभी देखा था। जैसे तुमन शिलालेख हो जाएगा, तुमन शिलालेख, गुजर शिलालेख, और कौन सा हो जाएगा? रूपनाथ शिलालेख, ठीक है। सांची का स्तूप पड़ा था। सांची के स्तूप में कितने स्तूप है? इसकी खोज किसने की थी? इसमें किन किन की क्या लिखी? अस्थियां रखी गई है। इसको हमने कैसे याद किया था? सम मतलब होता है सारिपुत्र, मां से होता है मंगोली पुत्र तिष्य, ठीक है। इसको याद किया था। और क्या? तो कल हमने अपने वकाटक वंश के बारे में अच्छे से याद किया था। और एक और वंश हो जाएगा, कौन सा? औलेकर वंश। नहीं, औलेकर वंश नहीं, अपना हो जाएगा आवीर वंश। आवीर वंश को कैसे याद किया था? आवीर वंश के संस्थापक कौन थे? अभी ईश्वर ने हमारे लिए क्या करी थी? कृपा करी थी, मतलब ईश्वर सेन हो जाएंगे। और ईश्वर सेन ने ही तो क्या 249 ईस्वी में क्या चलाया था? एक कलचुरी चेदी संबंध प्रारंभ करवाया था, ठीक है। इसके बाद हमने वकाटक वंश को ही पढ़ा था कि वकाटक वंश में एक जो प्रभावती थी ना, प्रभावती किसकी पुत्री थी? तो वो आज हम देखेंगे पूरी डिटेल में कि प्रभावती किसकी पुत्री थी, उसकी माता का क्या नाम था, ठीक है। तो इस थोड़ा बहुत हमने रिवीजन करने के बाद अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमें आज अच्छे से पढ़ना है। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम आज गुप्त वंश और औलेकर वंश और चंदेल वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? चंदेल वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक कुछ डिसीजन लेना चाहता हूं। जैसे मैं मध्य प्रदेश की हिस्ट्री तो चली रही है, साथ साथ में मैं इंडियन हिस्ट्री भी शुरू करना चाहते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री या पॉलिटी, आपको जो पढ़ना हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जिससे आपका और अन्य विद्यार्थियों को फायदा हो। हम इंडियन हिस्ट्री बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपको याद करा देंगे, ये मेरा वादा रहा। अब बातें ना करते हुए सबसे पहले पढ़ते हैं हम कौन सा? अपना सबसे प्यारा और गुप्त वंश। क्योंकि गुप्त वंश के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि गुप्त वंश बहुत ही अच्छा वंश हुआ करता था। सबसे पहले गुप्त वंश की भाषा देखें तो क्या थी? संस्कृत थी, ठीक है। क्या हो जाएगी? संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास किस समय हुआ था? तो गुप्त वंश में। हिंदी ऐसा ही पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा का सबसे ज्यादा उल्लेख या जो पूछा विकास तो कहाँ? इस वंश में हुआ था। गुप्त वंश को क्या कहा जाता है?
सोन गुप्त वंश को स्वर्णकाल कहा जाता है, गुप्त वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, गुप्त वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या देखा था, गुप्त वंश। अब देखते हैं संस्थापक के बारे में। किसके बारे में, संस्थापक। तो इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। इनने 235 ईस्वी में क्या की थी, गुप्त वंश की स्थापना की थी। ये तो हो गया भारत की दृष्टि से, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की दृष्टि से एक और, श्रीगुप्त के पुत्र का नाम क्या हो जाएगा, तो श्रीगुप्त के पुत्र का नाम हो जाएगा अपने घटोत्कच। घटोत्कच, तो घटोत्कच को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अरे भैया इनका एक अभिलेख मिला है अपने लिए, कहां से, मध्य प्रदेश से, एक सूफिया नामक अभिलेख। ठीक है, कौन सा, सूफिया अभिलेख मिला है। अब एक क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है। सूफिया अभिलेख है कहाँ, तो ये हो जाएगा अपना रीवा में। पहले मैं आपको डिटेल लिखा दूं, ठीक है, तो ये रीवा में हो जाएगा। सूफिया अभिलेख में कहा गया है कि जो गुप्त वंश के संस्थापक हैं वो श्रीगुप्त ना होकर हमारे कौन, घटोत्कच भाई हैं। अरे ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें सूफिया अभिलेख में इसकी जानकारी श्रीगुप्त से नहीं मिलती है। घटोत्कच पहला राजा था। श्रीगुप्त क्या है, देखो सूफिया अभिलेख में गुप्त वंश मतलब श्रीगुप्त का नाम नहीं लिखा है, सबसे पहले घटोत्कच का नाम लिखा है, और जिसका पहले नाम लिखा रहता है वही तो क्या हो जाए, वंश का संस्थापक हो जाएगा। तो सूफिया अभिलेख से कहाँ है जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश का संस्थापक अपना घटोत्कच है। ठीक है, हमने इसके बारे में जानकारी देखी। अब इसको याद कैसे किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, आप सभी को पता होगा घटोत्कच, घटोत्कच किसके पुत्र है, तो अपने जहां तक भीम भगवान के पुत्र हो जाएंगे। भीम याद नहीं करना, देखो आपने देखा घटोत्कच इतने बड़े इंसान हैं, तो क्या खाएंगे, सुपारी खाएंगे। ठीक, क्या खाएंगे, सुपारी। सुपारी से याद रखो सूफिया, और कहाँ हो जाएंगे, रीवा में हो जाएंगे। ठीक है ना, कहाँ पे हो जाएगा, रीवा में। कौन सा, घटोत्कच अभिलेख। घटोत्कच अभिलेख या सूफिया अभिलेख किससे संबंध है, तो घटोत्कच से। कहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो रीवा में प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं घटोत्कच के बाद अपने समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे प्रतापी राजा माना जाता है अपना कौन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, देखो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसने जब दक्षिण विजय कर रहा था ना, दक्षिण विजय चल रही थी जब इसकी, तो ये मध्य प्रदेश से भी निकला था। तो मध्य प्रदेश की सागर से, विदिशा से, जबलपुर से, और कहां से, मंडला से अपने समुद्रगुप्त भाई जा रहे थे। तो इसकी जानकारी देखो पहले, हाँ हम इसको बढ़ा दें। तो जब जा रहे थे तो विदिशा में एक शक राजा हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, शक राजा। उन शक राजा का नाम क्या था, श्रीधर्म वर्मन हो जाएंगे। तो श्रीधर्म वर्मन को इन्हें हराया और विदिशा पे क्या किया था, राज्य कर लिया, मतलब विदिशा को अपने कब्जे में कर लिया था। तो श्रीधर्म को किसने हराया था, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, क्या किया था, इसको हराया था। शक राजा कौन थी, शक राजा उसमें शक शासक अपने कौन थे, श्री वर्मन। ठीक है, क्या हुए, श्री धर्म वर्मन। ठीक है, इनको किसने हराया था, तो इसको हराया था अपने समुद्रगुप्त ने। ठीक है, और इसके बाद ये कहाँ के राजा थे, तो विदिशा के थे। तो समुद्रगुप्त ने हराने के बाद सागर जिले में क्या किया था, सागर जिले में जो अपना एरण है ना, एरण अभिलेख, एरण में एक अभिलेख भी स्थापित करवाया था अपनी विजय के बारे में। एरण में क्या किया था, एक अभिलेख को स्थापित करवाया था। एरण के बारे में हम जब भानुगुप्त के बारे में पढ़ेंगे तो एरण के बारे में जब भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है,
तो समुद्रगुप्त। अब देखो इसकी इन सब चीजों की जानकारी कहां से मिलती है, तो इन सब चीजों की जानकारी हमको इसके प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति से इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब देखो जब समुद्रगुप्त शासन मतलब दक्षिण में विजय करने जा रहा था, उस समय बकाटक वंश का शासक कौन था, कौन था आप लोग को पता है ना, कौन था अपना, तो अपना हो जाएगा रुद्रसेन प्रथम। क्योंकि भैया समुद्रगुप्त मतलब गुप्त वंश और अपने वकाटकों की क्या थी, अच्छी दोस्ती थी, इसलिए इनने इसके ऊपर आक्रमण नहीं किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस वंश के बारे में जानकारी नहीं मिली है, तो वकाटक वंश के बारे में विजयों की जानकारी नहीं मिली है। क्यों, क्योंकि भैया उसने विजय की ही नहीं है, जब विजय नहीं करेगा तो उसमें प्रयाग प्रशस्ति में विजयों के बारे में तो बताया गया है ना, तो ये हो जाएगा। इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद आते हैं अपन कौन सा, रामगुप्त। क्या हो जाएंगे, रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद कौन हो जाएगा अपना, रामगुप्त। कौन हो जाएगा, रामगुप्त। रामगुप्त के बारे में थोड़ा सा ही पढ़ना है। रामगुप्त, तो रामगुप्त समुद्रगुप्त का दो पुत्र हो जाएंगे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त के समय मतलब विदिशा का राजा था, ठीक है, विदिशा का शासक हो जाएगा। और विदिशा के शासक, विदिशा से ही कौन सा दुर्जन अभिलेख प्राप्त है, क्या है, दुर्जन अभिलेख प्राप्त है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दुर्जन अभिलेख किसके संबंध में है, तो अपने रामगुप्त के संबंध में हो जाएगा। इसके मतलब किस स्थान से प्राप्त हुआ था, तो विदिशा से। इसको मैं आपको याद कराऊं, देखो आप सभी को पता होगा, जो लोग कहाँ पे विदेश में चले जाते हैं तो वो राम भगवान को क्या करते हैं, राम भगवान को क्या करते हैं, दुर्जन मतलब सरल समझने लगते हैं, कुछ समझती नहीं है यार। दुर्जन मतलब क्या होता है, कोई दुबला पतला इंसान, तो क्या होता है दुर्जन मतलब समझने लगते हैं। जब विदेश चला गया भैया वो हाई सोसाइटी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब राम भगवान को अपने नहीं जानेगा, राम भगवान को क्या नहीं करेगा, पूजा वूजा नहीं करेगा, वो उसको साधारण मतलब दुर्जन समझने लगेंगे। तो दुर्जन अभिलेख कहाँ से संबंधित हो जाएगा, तो दुर्जन अभिलेख विदिशा से संबंध हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा, तो रामगुप्त से संबंध हो जाएगा। अब रामगुप्त के बाद अपना कौन हो जाएगा, तो रामगुप्त के बाद अपना हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिन्हें आप विक्रमादित्य के नाम से जाना जाते हैं। इनके नवरत्न के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से याद करवाया था, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लेना यार। चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से चंद्रगुप्त द्वितीय इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इनने शक राजा कौन थे, शक राजा थे राजा रूप सिंह। रूप सिंह को क्या किया था इनने, रूप सिंह को हराया था। और रूप सिंह को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी, तो अपनी राजधानी उज्जैनी को बनाई थी, उज्जैनी को बनाई थी, ठीक है, दूसरी राजधानी थी इनकी, दूसरी राजधानी। अब देखो शक राजा, अब मैं आपको एक थोड़ी हिस्ट्री मतलब कहानी टाइप की बता देता हूं कि जो शक राजा थे ना, जो शक वो किसको, वकाटक वंश के किसको परेशान कर रहे थे, तो रुद्रसेन द्वितीय को कौन परेशान कर रहे थे, तो शक परेशान कर रहे थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनका साथ क्यों दिया, क्योंकि रुद्रसेन द्वितीय की शादी किससे हुई थी, हमने कल पढ़ा था ना, कौन सी हुई थी, प्रभावती से। जब इतने बड़े राजा की पुत्री को कोई परेशान करेगा तो क्या राजा छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इसने अपने चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजा रूप सिंह को हरा के अपनी उज्जैनी को क्या बनाया था, दूसरी राजधानी, क्योंकि ये प्रभावती थी। और इनका जो संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय हुआ करता था, वैष्णव संप्रदाय हुआ करता था।
ठीक है ना, वैष्णव संप्रदाय हुआ करता था। समुद्रगुप्त द्वितीय के बाद अपन आप किसको देखते हैं, तो समुद्रगुप्त द्वितीय के बाद हम आते हैं अब कुमारगुप्त पे। ठीक है ना, किसकी पे आते हैं, तो कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बस, ठीक है। कुमारगुप्त, अब कुमारगुप्त के समय ही कौन से अपनी नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुई थी, ठीक है। कुमारगुप्त के समय ही सबसे पहले हूणों के आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। और कुमारगुप्त ने महेंद्र आदित्य की क्या उपाधि रखी थी, ठीक है। महेंद्र आदित्य की क्या रखी थी, तो महेंद्र आदित्य की उपाधि रखी थी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कुमारगुप्त में जो तैमूर अभिलेख है, उसमें तैमूर अभिलेख कहां पे था, अपन ने पढ़ा था ना, तैमूर कौन सा था, गुना। तो तैमूर अभिलेख में कुमारगुप्त को शरतकालीन शूर की भांति बताया है, ठीक है। किसको बताया, अगर पूछा जाता है तैमूर अभिलेख संबद्ध किससे था, तो ये तो था अशोक से, लेकिन अशोक या फिर मौर्य वंश से संबंधित था। लेकिन तैमूर अभिलेख में शरतकालीन सूर्य की भांति किसको बताया है, तो कुमारगुप्त को बताया है। ये हमारा एक पॉइंट या एक प्रश्न हो जाएगा। कुमारगुप्त के बाद आते हैं हम स्कंदगुप्त के पास, ठीक है। कुमारगुप्त के बाद किसके, स्कंदगुप्त के बाद आते हैं। कुमारगुप्त के बाद आते हैं हम किसके पास, स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त में ऐसा कोई संबंध नहीं है, बस इनने क्या किया था, हूणों का सामना किया था, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, और कोई से नहीं है। और इनने कौन सी ब्रश नामक सिक्के जलाए थे, सिक्के प्रारंभ करवाए थे, ठीक है ना। जी क्या था, ब्रश या ब्रसल, ठीक है। ब्रसल लिख लो आप, तो नहीं तो आप ब्रसल, ठीक है। तो ब्रसल नामक सिक्के इन्हीं ने प्रारंभ किए थे। कुछ जानकारी ऐसी है जो आपको नहीं मिल रही होगी, और कुछ पुरानी भी है, तो हम दोनों का ही कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं स्कंदगुप्त के बाद कौन सा, भानुगुप्त। अब देखो भानुगुप्त का क्या हो जाएगा, भानुगुप्त का कौन सा, ऐरान अभिलेख। अब किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है अपना सती प्रथा, ठीक है ना, सती प्रथा। अब देखो भानुगुप्त जब कहीं पे जा रहे थे विजय करने, तो इनके एक सामंत हुआ करते थे, उस सामंत का नाम क्या था, गोपत। तो गोपत की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इनकी पत्नी को भी साथ में क्या कर दिया था, सती कर दिया था। इसलिए सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य किसके समय के हो जाएंगे, भानुगुप्त के समय के हो जाएंगे। उनका सामंत का नाम क्या था, गोपत था, ठीक है ना। और उनकी पत्नी को साथ में सती कर दिया गया था। अब सती प्रथा का अंत किसने किया था, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पक्का बताना, ठीक है। देखते हैं गुप्तकालीन की अभिलेख और सिक्कों के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं हम गुप्तकालीन के अभिलेख, कि अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन अभिलेख, तो अभिलेखों में क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो अभिलेख में इसके मंदिर पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे हम, तो उदयगिरी की गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे, उदयगिरी की गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा विष्णु मंदिर। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे भुमरा का शिव मंदिर,
शिव मंदिर। इसके बाद खोए का शिव मंदिर, खोए का शिव मंदिर। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, तूमन अभिलेख, तूबिन अभिलेख। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, एरा। ठीक है, और जो बचेगा हम उसको सब बाद में देख लेंगे। सबसे पहले याद करते हैं उदयगिरी की गुफाओं के बारे में। यार उदयगिरी की गुफाओं से गुप्तकालीन के क्या संबंध है? तो उदयगिरी की गुफा, उदयगिरी की गुफा, उदयगिरी की गुफा है कहां पर? तो देखो उदयगिरी की गुफा हो जाएंगी अपने विदिशा, विदिशा जिले में। अब उदयगिरी की गुफा किससे संबंध रखती है? तो उदयगिरी की गुफा जैन प्लस हिंदू धर्म से संबंधित रखती है। ठीक है, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और उदयगिरी की गुफाओं में गुप्तकालीन से क्या संबंध है? जब जैन और हिंदू से रखती है तो गुप्तकालीन की इसमें 20 गुफाएं टोटल हो जाएंगी, 1 से लेके 20 गुफाएं हैं। जो पहली गुफा और 20वीं गुफा ये तो रखती है अपनी जैन से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित है। अभी भी इसमें गुप्तकालीन नहीं आया, अब आएगा। गुप्तकालीन गुफा इसमें एक प्राप्त हुआ है कि इसमें कुमारगुप्त का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। कुमारगुप्त का क्या प्राप्त हुआ है? अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो उससे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो कुमारगुप्त का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। उस अभिलेख में किसी शंकर नामक व्यक्ति का जिक्र किया गया है। और उन शंकर नामक व्यक्ति ने अपने जैन धर्म के पार्श्वनाथ जी की क्या करी है? पार्श्वनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया है। किसको? तो शंकर नामक व्यक्ति ने पार्श्वनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया है। तो देखो पार्श्वनाथ जी अपने जैन धर्म से संबंध रखते थे, ठीक है, तो ये तो जैन हो गई। देखिए हिंदू तो होगी ही, और इसमें गुप्तकालीन और आ गया, इसलिए हमने गुप्तकालीन को उदयगिरी की गुफा को कनेक्ट कर लिया गया है। तो कुमारगुप्त का एक अभिलेख जिसमें शंकर नामक व्यक्ति, इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा शंकर नामक व्यक्ति का नाम मिलता है, जिसने अपने श्री पार्श्वनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया था। और ये जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। यह भी एक नंबर IMP पॉइंट हो जाता है कि उदयगिरी की गुफा किस धर्म से संबंधित होती है? तो जैन प्लस हिंदू धर्म से संबंधित हो जाएगी। और विदिशा नगर में यह स्थित है। अब देखते हैं वर्तमान में टोटल 5 गुफाएं शेष बची हैं। उनको हम जब गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी गुफा देख लेंगे, कौन कौन सी गुफा का नाम प्राप्त होता है। इसके बाद आते हैं तिगवा का विष्णु मंदिर। कौन सा? तिगवा का विष्णु मंदिर। अब भाई ये कहाँ पे है? तो ये तो अपने जबलपुर में स्थित है। ठीक है, इतना ही याद करना है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे है? तो तिगवा का विष्णु मंदिर अपना जबलपुर में है। अब देखो तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा मंदिर पूछा जाता है कहाँ पर है या किस भगवान से संबंधित है, तो दोनों चीज याद रखनी होगी, क्योंकि अलग अलग मंदिर अलग अलग भगवान से संबंधित हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम तिगवा के विष्णु मंदिर के बाद आते हैं भुमरा का शिव मंदिर और खोए का शिव मंदिर। अब ये दोनों पहले है कहाँ पे? तो उनको देखें, यह दोनों हो जाएंगे नागौद। कहाँ पे? नागौद। नागौद कहाँ पे है? तो नागौद हमारा हो जाएगा सतना में। कौन कौन से हैं? एक तो भुमरा का शिव मंदिर हो जाएगा। कौन सा? भुमरा का शिव मंदिर हो जाएगा, और एक खोए का शिव मंदिर हो जाएगा। शिव मंदिर हो जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि भुमरा का शिव मंदिर और खोए का शिव मंदिर कहाँ पे हो जाएगा। इसको देखो मैं आपको बताऊं, सतना। अब किसी को सताना हो तो अपन क्या करेंगे? उसको अपन करा देंगे, बोलेंगे तुम घूमर डांस,
भूमरा से याद करो भूमर डांस, तो भूमर डांस। और डांस अधिकतर अपने कौन शिव भगवान देखते हैं, देखा होगा अगर किसी को सताते हैं तो शिव भगवान तांडव डांस करते हैं। तो भुमरा का शिव मंदिर हो जाएगा और खोए का शिव मंदिर भी हो जाएगा। खोए से याद रखो खाना, ठीक है, खोए से याद रखो क्या हमने खाना, खाना याद किया। तो सता रहे किसी को सताते हैं तो अपन उसको खाना भी नहीं देंगे और क्या बोलेंगे भाई तुम तो घूमर डांस करो, घूमर घूमर, ठीक, कौन सा डांस, घूमर, तो हमने उसको घूमर करवाया, ठीक है। और आप सभी को पता होगा शिव भगवान कौन सा तांडव कर देते हैं जब किसी को कोई सताता है। तो नागौद में हो जाएगा भुमरा का शिव मंदिर और खोए का शिव मंदिर, नागौद कहाँ पे, सतना में, ठीक। इसके बाद आते हैं तैमूर अभिलेख। अब तैमूर अभिलेख क्यों पढ़ते हैं, तो देखो तैमूर अभिलेख तो भाई अशोक से संबंधित है। अब तैमूर अभिलेख है कहाँ पे, तो आप बताइए हमने कैसे याद किया था तैमूर अभिलेख कैसे याद किया था। गुनाह किसने किया है, तूने किया है ना कि मैंने किया है, तो गुनाह हो जाएगा, ठीक है। अब तैमूर अभिलेख क्यों संबंधित है, क्योंकि इसमें कुमारगुप्त का वर्णन किया गया है, कुमारगुप्त का वर्णन किया गया है। और क्या कहा गया है, तो कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति, शरतकालीन सूर्य की भांति कहा है, क्या कहा है, कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति कहा है तैमूर अभिलेख में। अब तैमूर अभिलेख पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो संबंध तो किससे हो जाएगा, अपने अशोक से संबंधित हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए गुप्त वंश के किस राजा का जिक्र किया गया है, तो वर्णन मिला है तो कुमारगुप्त का मिलेगा। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें ए वाला क्वेश्चन आता ही है 2017 में एमपीएसआई में आया था मेरे भाई, ठीक है ना, कि शरतकालीन सूर्य की भांति किसको कहा गया है, तो कुमारगुप्त को कहा गया है। इसके बाद आते हैं कौन सा, एरण अभिलेख, जो आप सभी का फेवरेट अभिलेख हो जाएगा। क्योंकि एरण अभिलेख पढ़ाते हुए मैंने एक गलती कर दी थी कि गोपाल बता दिया था नाम, मेरे दिमाग से निकल गया था, उसके लिए सॉरी। तो एरण अभिलेख है कहाँ पे है, तो एरण अभिलेख हो जाएगा अपने सागर में। देखो एरण अभिलेख में किन किन राजाओं के बारे में मिलता है, तो देखो भानुगुप्त तो मिलेगा ही, ठीक है, प्लस समुद्रगुप्त के बारे में मिलता है और प्लस हूणों के बारे में ही इनकी जानकारी मिलती है एरण में, ठीक है। अब एरण प्रसिद्ध क्यों, क्योंकि भानुगुप्त का एक कौन, सामंत मतलब क्या होता है कोई, तो सामंत हो जाएगा गोपत की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो यहीं पे गोपत को क्या जलाया गया था, ठीक है, जलाया गया था। तो साथ में इसकी पत्नी को भी जला दिया गया था। इसीलिए क्या यहाँ पे सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य प्राप्त है। पूछा जाता है सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त है, तो एरण से प्राप्त है। भानुगुप्त का भी जिक्र किया गया। अच्छा, समुद्रगुप्त ने कब बनवाया था, आपको याद होगा, समुद्रगुप्त जब दक्षिण की विजय करने जा रहा था तो हमने याद किया था कि कौन विदिशा का एक शासक हो जाएगा, उस विदिशा के शासक का नाम क्या होगा, श्री धर्मवर्मन को हराया था। और हराने के बाद ही तो एरण में एक अभिलेख को स्थापित करवाया गया था। तो भानुगुप्त। अब एरण के बारे में एक और चीज देखते हैं कि एरण को गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था, तो एरण को गुप्त काल में अपने सुरभोग के नाम से जाना जाता था। तो पूछा जाता है अगर एरण को गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था। अब देखो एरण से याद करो रण। अब रण में हो तुम और गुप्त तरीके से हमें भूख लगी तो हम क्या करेंगे, भोजन करेंगे, मतलब भोग करेंगे। अब कैसे याद किया, देखो एरण हो गया। अब रण में उपस्थित हो और आपको लगी क्या, भूख, तो खाना कैसे खाओगे, सबके सामने नहीं, गुप्त तरीके से खाओगे। तो इससे हमने किया कि रण का गुप्त काल में
गुप्त तरीके से हमने क्या किया, भोजन मतलब भोग लिया, तो स्वर भोग हो जाएगा। तो हमारा गुप्त वंश यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद हम आते हैं औलेकर वंश, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप कहीं जाना नहीं। कौन सा, गुप्त वंश के बाद आता है अपना औलेकर। गुप्त वंश के अभिलेख और सिक्कों के बारे में जानने के बाद अब आते हैं हम मध्य प्रदेश में एक और वंश। उस वंश का नाम क्या हो जाएगा, औलेकर वंश। औलेकर वंश, औलेकर वंश मालवा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश हो जाता है। अच्छा, औलेकर वंश कहाँ से संबंध रखता है, तो औलेकर वंश स्थान कहाँ से हो जाएगा, स्थान हो जाएगा अपना मंदसौर दसपुर। दसपुर, मंदसौर। एक क्वेश्चन तो यही आता है कि औलेकर वंश कहाँ से संबंधित रखता है, तो दसपुर मंदसौर से संबंधित रखता है। इसके संस्थापक के बारे में पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन होंगे, तो इसके संस्थापक होंगे अपने नरवर्मन। नरवर्मन, अब नरवर्मन तो हैं, तो नरवर्मन किसके समकालीन थे, तो नरवर्मन थे अपने गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे, समकालीन थे। एक क्वेश्चन यही से आ जाता है कि नरवर्मन किसके समकालीन थे, तो नरवर्मन चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन होंगे। अब इसमें अपन ने देखा कि नरवर्मन हो गए, नरवर्मन के बाद जयवर्मन, जयवर्मन और सहवर्मन क्रमशः राजा बनते हैं, लेकिन इन दोनों का ज्यादा महत्व नहीं होता है। एक और पूछा जाता है कि औलेकर वंश मतलब मालवा का नाम, मालवा कहां से पड़ता है, तो मालवा का नाम देने का श्रेय किसको जाता है, तो औलेकर वंश को जाता है। किसको जाता है, औलेकर वंश। मालवा का नाम, मालवा देने का श्रेय किसको जाता है, तो औलेकर वंश को जाता है। अब आते हैं नरवर्मन के बाद, हम किसके बाद में, हाँ, तो औलेकर वंश, औलेकर वंश या दसपुर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। उस अभिलेख का नाम क्या हो जाएगा, उस अभिलेख का नाम हो जाएगा रेशम काटने वाला एक अभिलेख है। ठीक है, क्या है अभिलेख का नाम, तो अभिलेख हो जाएगा अपना, अभिलेख कौन सा हो जाएगा, रेशम काटने वाला। ठीक है, इस अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है, सबसे पहले रेशम काटने वाला अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये मंदसौर से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, तो मंदसौर से प्राप्त हुआ है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है कि मंदसौर में किसका शासक चलता था, औलेकर वंश का चलता था। तो रेशम काटने वाला अभिलेख किस वंश से संबंध रखता है, तो औलेकर वंश से संबंध रखता है। अब आते हैं जानकारी, इसमें दी गई है किसके, कुमार गुप्त के बारे में जानकारी दी गई है। कुमार गुप्त के बारे में जानकारी दी गई है। अब कुमार गुप्त के बारे में क्या कहा गया है, कुमार गुप्त के बारे में कहा गया है कि कुमार गुप्त गुप्त वंश का ऐसा पहला सम्राट हो जाएगा या राजा होगा जिसने पश्चिमी मालवा पे सबसे पहले अधिकार किया था। क्या किया था, सबसे पहले पश्चिमी मालवा पे अधिकार किया था। इससे क्या जानकारी मिलती है, इससे जानकारी हमको यही मिलती है। इससे जानकारी क्या मिलती है, इससे जानकारी हमको यह मिलती है कि कुमार गुप्त ने पश्चिमी मालवा पे सबसे पहले अधिकार किया था। अब ठीक है, इनने अधिकार कर लिया, लेकिन अधिकार करने के बाद कुमार गुप्त ने मालवा का कौन सा राज्य किसको सौंप, मतलब मालवा को किसको सौंप दिया था, तो मालवा को सौंप दिया था, मतलब अपना सामंत बना लिया था। कुमार गुप्त ने अपना सामंत किसको बनाया था, औलेकर वंश के बंधु वर्मन। ठीक है ना, किसको बनाया था, बंधु वर्मन। तो बंधु वर्मन अपने कुमार गुप्त प्लस स्कंदगुप्त दोनों के क्या हो जाएंगे, समकालीन या सामंत हो जाएंगे। समकालीन तो नहीं कहा जा सकता,
सामंत कहना अच्छी बात होगा, क्योंकि इन दोनों के अधीनस्थ रह के ही बंधु बर्मन ने औलेकर वंश के राजाओं में शासन किया था। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट जो हो गया। एक और पूछा जाएगा कि रेशम काटने वाले अभिलेख से किस राजा की जानकारी मिलती है, तो कुमारगुप्त की जानकारी मिलती है। इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि सबसे पहले गुप्त वंश में पश्चिमी मालवा पे अधिकार करने वाला शासक कौन हो जाएगा, तो अपना कुमारगुप्त हो जाएगा। या औलेकर वंश द्वारा किसका नामकरण किया गया था, तो मालवा का नामकरण किया गया था। अब आते हैं बंधु बर्मन के बाद आते हैं यशोवर्मन। यशोवर्मन औलेकर वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसको भी हम अभी देखते हैं कि क्यों माना जाता है। तो यशोधर्मन अब यशोधर्मन प्रथम शासक हो जाएगा जिसने अपने आप को क्या किया था, स्वतंत्र राजा घोषित किया था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि यशोधर्मन ने, मतलब औलेकर वंश के किस राजा ने अपने आप को मालवा का स्वतंत्र राजा घोषित किया था, तो किसने किया था, यशोधर्मन ने। अब इसने क्यों किया था, तो इसने अपना देखा था ना एक मीहर कुल था। अब मीहर कुल कौन हो जाएगा, तो मीहर कुल हो जाएगा हूण शासक। कौन हो जाएगा, हूण शासक। हूण शासक हो जाएगा मीहर कुल। तो मीहर कुल को किसने हराया था, तो मीहर कुल को यशोधर्मन ने हराया था। क्या कराया था, हराया था। अब मीहर कुल का एक और पॉइंट पूछा जाता है कि मंदसौर में, ये सब जानकारी अपन को मंदसौर से मिल रही है ना, तो मंदसौर में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने, सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था, सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो सूर्यवर्मन का, मतलब सूर्य मंदिर का निर्माण मीहर कुल ने किया था। किसने किया था, मीहर कुल ने किया था। और इसको हराया किसने था, तो यशोधर्मन ने। यशोधर्मन ने कितनी 3-4 उपाधि धारण की थी। जैसे अपने कौन सी हो जाएगी, तो परमेश्वर, जितेंद्र, ये दोनों उपाधियां इंपॉर्टेंट हो जाएंगी कि इसने परमेश्वर और जितेंद्र की उपाधि किसने धारण की थी, तो यशोधर्मन ने की थी। यहाँ पे हमारा औलेकर वंश समाप्त होता है। बाद में औलेकर वंश गुप्त वंश में मिल गया था। ठीक है, गुप्त वंश में मिल गया था, लेकिन गुप्त वंश भी समाप्ति हो गया था क्योंकि स्कंदगुप्त हो गया, कुमारगुप्त, भानुगुप्त, तो अंतिम तो चल ही रहा था गुप्त वंश भी। तो औलेकर वंश हमने पूरा पढ़ लिया है। इसके पहले हमने गुप्त वंश पढ़ा था, तो गुप्त वंश की जानकारी भी देखे थे, गुप्त वंश के सिक्के, अभिलेख वगैरह सब हमने डिटेल में पढ़ा है। इस प्रकार हमारे इन वंशों की सीरीज खत्म होती है। कल से हम कौन सा, चंदेल वंश पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की दृष्टि से चंदेल वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश हो जाएगा, क्योंकि उसमें मध्य प्रदेश में जो खजुराहो के मंदिर है ना, वो चंदेल राजाओं ने कराए थे और वो 3 शैलियों में विभाजित किए गए हैं। तो उन 3 शैलियों को हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के मंदिर कौन से, लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल और आसान तरीके से याद कराऊंगा। अंत में मेरा यही कहना है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जब करते हैं तो घंटा वाले क्लिक बटन या बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।